Hello everyone, I am Pooja Rawat and welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will discuss about law of return to scale, and in previous video, we talked about production function, short term, long term production function, and we also discussed about total product, average product and marginal product and law of variable proportion. And in this video we discussed about law of return to scale. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम बात करें सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है बच्चों वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग रन से. यानी कि अगर हमें लॉन्ग रन में कोई प्रोडक्शन करना है सो वहां पे हमारा कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. जिसमें क्या होता है? जिसमें हमारे सारे ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल. पहली बात तो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल कहाँ एप्लीकेबल होगा? लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा, जहां पे क्या होते हैं जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, सभी क्या होंगे बच्चों? वेरिएबल होंगे. ठीक है. और अगर हम जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें क्या करेंगे? चेंज करेंगे. सो हमारा आउटपुट में क्या चेंजेस होगा ये हम देखेंगे बच्चों किसमें? लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल में. लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल क्या कहता है? इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नो फैक्टर इज फिक्स. जो कि हमें पहले से ही पता है, हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होता है. शॉर्ट रन में क्या होता है? कुछ जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? वेरिएबल होंगे और कुछ क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे. वहीं अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या होते हैं बच्चों? सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? यहाँ पे वेरिएबल होंगे, कोई भी फिक्स नहीं होगा. आगे हम बात करेंगे इसमें. अकॉर्डिंगली द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमारा आउटपुट है उसमें चेंजेस हो रहा है. किसके अकॉर्डिंग? अगर हम सारे ही जो हमारे इनपुट है यानी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें चेंजेस कर देंगे तो हमारे आउटपुट में किस तरह से चेंज होगा ये हम देखते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में. यहां इसको समझते हैं. जो हमारे इनपुट होंगे, इनपुट तो हमारे ऑल इनपुट, इसमें चेंज हो रहा है और आउटपुट में क्या चेंज होगा? ये हमारा आउटपुट. ऑल इनपुट चेंज यानी हमारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे लैंड हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, सब में क्या होगा बच्चों? चेंजेस होगा. ठीक है. सब में इंक्रीमेंट होगा. और इसमें चेंज होने से हमारा जो आउटपुट है उसमें किस तरह से चेंज हो रहा है? हमारे आउटपुट में किस तरह से चेंज होगा ये हम किस में देखते हैं बच्चों? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में. और आई होप सो कि आपको भी ये बात पता चल गई होगी. आगे हम बढ़ेंगे बच्चों. अब देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है बच्चों वो 3 टाइप का होगा. कौन कौन सा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड लास्ट इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. तो यहाँ पे बच्चों इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है. इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में क्या होता है बच्चों? जितना आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो आपका आउटपुट उससे ज्यादा इंक्रीज होगा. कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल में क्या कर रहे हो कि जितना आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो आपका आउटपुट भी उतना ही इंक्रीज होगा. और डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल में क्या करते हैं कि यहाँ पे जितना आप इनपुट में इंक्रीज करोगे आपका आउटपुट उतना इंक्रीज नहीं होगा बल्कि उससे कम इंक्रीज होगा. आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल की, पर उससे पहले बच्चों इसको समझ लेते हैं यहाँ पे टेबल से. सो हम इसको टेबल के थ्रू समझेंगे और इसी टेबल में बच्चों हम तीनों ही हमारे रिटर्न ऑफ स्केल है उसको यहाँ पे जानेंगे. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो है फिक्स्ड फैक्टर और हमारा दिया हुआ है बच्चों वेरिएबल फैक्टर. अब यहाँ पे हमें पता है कि लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है तो हमारे फिक्स फैक्टर भी क्या हो रहे हैं बच्चों? चेंज हो रहे हैं. और हमारे वेरिएबल फैक्टर भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. जैसे कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है लेबर और फिक्स फैक्टर है बच्चों कैपिटल. कैपिटल में चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 तक. वैसे ही बच्चों वेरिएबल फैक्टर में भी क्या हो रहा है मैम? चेंज हो रहा है. अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला? हमारा टीपीपी यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम
टोटल प्रोडक्ट या टीपी भी कहते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100, 250, 450, 760, 950, 1140, 1260, 1280, 1350 और 1400। अब बच्चों हमने देखा है कि जैसे जैसे हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, हमारा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है, यहाँ पे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकाला है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, टीपीपी अपॉन क्यू। क्यू यानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तो हमने क्या करा, हमारे जो है बच्चों, जो हमारा टीपीपी है इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे। तो हमने 100 को डिवाइड किया बच्चों 1 से तो 100 आ गए, 250 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ 125, हमने 450 को डिवाइड किया 3 से तो हमारा यहाँ पे 150 आ गया एपी। उसी के अकॉर्डिंग बच्चों 760 को हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारा 190 क्या आ गया, एपी आ गया। इसी तरह बच्चों हम 1140 को डिवाइड करेंगे 6 से, 1260 को डिवाइड करेंगे 7 से, 1280 को डिवाइड करेंगे 8 से, 350 को डिवाइड करेंगे 9 से और 1400 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें यहाँ पे एपी मिल जाएगा। ये हमने देखा है बच्चों। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने बात करी है कि मैम हम इसी टेबल से क्या समझेंगे, इसी टेबल से हम पूरा जो हमारा रिटर्न ऑफ स्केल है वो समझेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहला जो हमारा रिटर्न ऑफ स्केल है बच्चों वो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमने जब हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें हमने 1 से इंक्रीज किया, हमने 2 से क्या 1 से क्या करा 2 किया, तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे मैम 150 से हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी कितने से इंक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे मैम 200 से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे किससे इंक्रीज हुआ है, 200 से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ है, सो हम कहेंगे मैम यहाँ और यहाँ पे हो गया हमारा 310 से हमारा इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे देखेंगे मैम यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पे 190 से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 190 से इंक्रीज हो गया, 200 नहीं हुआ है, 190 से इंक्रीज हो गया। क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं मैम कि जैसे जैसे हम देखो इन दोनों में, इन तीनों में क्या हुआ है, इन तीनों में 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जो है मैम इसमें क्या हुआ है, जैसे ही हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे सो हमारा यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, उनसे ज्यादा तेज गति से बढ़ेगा, यानी उनमें जो इंक्रीज होगा वो बहुत तेज होगा। सो हमारा यहाँ पे ये 4 जो है वो क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न बता रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न बता रहा है। इसके आगे हम बात करेंगे। सो मैम इसके आगे क्या होता है, यहां से लेकर मैम यहां तक क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रिटर्न होगा, कांस्टेंट रिटर्न होगा। हमारा कांस्टेंट रिटर्न होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या होगा, अगर हम हमारे लेबर को या फिर हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है उनको इंक्रीज करेंगे सो हमारा यहाँ पे क्या होगा मैम, एक कांस्टेंट तरीके से ये इंक्रीज होगा। और उसके बाद में यहाँ मैम इंक्रीज होने की जगह क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 160 से कहाँ आ गए, यहाँ पे 160 से 150 आ गए और 150 से क्या हो रहे हैं 140 हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न हो गया। यानी जितना इंक्रीज हम हमारे इनपुट में कर रहे हैं उतना आउटपुट में नहीं हो रहा है, और यही हमने समझा है बच्चों की इसमें, इस टेबल में इसको समझा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक एक करके सारे रिटर्न ऑफ स्केल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा आया है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि अगर हम इनपुट को 10% से बढ़ाएं, हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं, हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी जितने भी इनपुट है उसको हमने क्या करा, 10% से इंक्रीज कर दिया। हमने उसको 10% से क्या करा बच्चों, इंक्रीज कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 10 से अबाउ होगा। हमारा जो आउटपुट है वो 10 से अबाउ, यानी मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट कि ये 15% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
हमने क्या करा, हमने तो सिर्फ 10% से हमारा इनपुट इंक्रीज किया, पर हमारा जो आउटपुट है वो 15% से इंक्रीज हो गया, यानी कि जितना इनपुट में इंक्रीज किया उससे ज्यादा आउटपुट में इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब चेंज होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किया, नहीं, हमारे जितने सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों उनमें क्या होगा, वो चेंज हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सो हमारा क्या है यहाँ पे, क्या कहता है, if all the factor of production are increased in a particular portion and the output increase more than the proportionally, then the production function will exhibit increasing return to scale। सिंपल सी लैंग्वेज है हमारी, क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सो हमारा यहाँ पे उनके पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, सो हमारा आउटपुट भी क्या होगा बच्चों, हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा। पर जो इनपुट में इंक्रीज हुआ है, यानी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितना इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा इंक्रीज किस में होगा, आउटपुट में होगा। और यही क्या है, हमारा रिटर्न टू स्केल है। आइए इसको यहाँ पे इससे समझते हैं कि मान लो, देखो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है हमारा लेबर, एल का मतलब है बच्चों क्या है, लेबर, और के का मतलब क्या है, कैपिटल। हमारे पास दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पहला है लेबर और दूसरा है कैपिटल। अब हम इतने दिनों से पढ़ के आए हैं कि जो लेबर है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, और जो कैपिटल है बच्चों क्या है, फिक्स्ड है। ये हम मान के चल रहे हैं, और लॉन्ग रन में दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, दोनों में ही क्या होंगी, चेंजेस होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास एक लेबर है और एक कैपिटल है, दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, 100 क्वांटिटीज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी 100 क्वांटिटीज बन रही है एक लेबर और एक कैपिटल के थ्रू। अब बच्चों लेबर और कैपिटल में इंक्रीज हो गया, दोनों में एक एक का इंक्रीज हो गया। अब कितने लेबर और कैपिटल ले रहे हैं हम, अब हम यूज कर रहे हैं 2 लेबर और 2 कैपिटल। अब जो 2 लेबर और 2 कैपिटल का यूज किया है, सो हमारा यहाँ पे आउटपुट कितना इंक्रीज हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया 250 से। क्या देख रहे हैं हम, हमारा पहले आउटपुट था 100 यूनिट्स का, अब इंक्रीज होके कितना हो गया, 250 का, यानी हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे एक लेबर और एक कैपिटल इंक्रीज करने से हमारा यहाँ पे आउटपुट हो गया बच्चों 150 से इंक्रीज हो गया। 150 क्वांटिटी से हमने क्या करा, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हमारा आउटपुट। आगे हम देखेंगे हमने बच्चों और क्या करा, हमने अब और इंक्रीज कर दिया लेबर और कैपिटल में। अब हम 3 लेबर और 3 कैपिटल का यूज कर रहे हैं। अब जब हम 3 लेबर और 3 कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट और इंक्रीज होके कितना हो गया, 450 हो गया, यानी 200 से और इंक्रीज हो गया, 200 से इंक्रीज हो गया। इसी तरह बच्चों हमने क्या करा, हमने और इंक्रीज कर दिया लेबर और कैपिटल में। अब हम यूज कर रहे हैं 4 लेबर और 4 कैपिटल को। अब जब हम 4 लेबर और 4 कैपिटल को यूज कर रहे हैं, सो हमारा आउटपुट और इंक्रीज करके कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 760 हो गया, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो गया है 310 का, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आप इनपुट में आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। पर जो इंक्रीज होता है वो किससे ज्यादा होता है, आपके इनपुट में जो आपने चेंजेस किए हैं उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें करने से क्या फायदा होगा, इसको करने से ये फायदा है कि आप बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत कम इंक्रीज कर रहे हो इनपुट में, पर आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लेस कॉस्ट में क्या होगा, लेस कॉस्ट में यहाँ पे हाई आउटपुट देगा, हाई आउटपुट। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते हैं। अब इसका जो डायग्राम है बच्चों उसको समझ लेते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। इसका जो डायग्राम है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसका डायग्राम क्या बता रहा है, ये हमारा OX हो गया, ये हमारा हो गया OY हो गया। ठीक है, OX पे हम किसको बताएंगे, लेबर को बताएंगे। OX हमारा बता रहा है लेबर को, और OY हमारा बता रहा है यहाँ पे बच्चों किसको, कैपिटल को। हमारा OY बता रहा है कैपिटल को। अब बच्चों यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो है बच्चों, ये जो लाइन है वो प्रोडक्शन की लाइन है। ठीक है, और हम इनमें क्या कर रहे हैं, पहले हमारा लेबर और कैपिटल कितना था, इतना था, तो हमारा प्रोडक्शन मैम इतना था। अब हमारा लेबर और कैपिटल चेंज हुआ, यानी हमने बढ़ा दिया, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ के कहाँ हो गया मैम, इतना हो गया। सो हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा
क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी कि हम जितना इनपुट में इंक्रीज कर रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट में इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम इसको यहाँ पे 100 यूनिट्स कर लेते हैं, यहाँ पे 250 यूनिट्स कर लेते हैं, 250, और यहाँ पे बच्चों हम इसको 450 कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा लेबर, ये हमारा हो गया कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 यूनिट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 250, और ये हो गया हमारा कितना, 450। ठीक है, जितने से इंक्रीज हो रहा है उससे। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है उसका डायग्राम हमें बनाना है, किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला जो रिटर्न ऑफ स्केल है हमारा कौन सा है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल से ही आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या हो रहा है, इनपुट में जितना चेंज होगा आउटपुट में ही उतना ही चेंज होगा। क्या कह रही हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा इनपुट है, और ये हो गया हमारा आउटपुट। इनपुट मान लो कि हमने क्या करा, इनपुट में जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमने क्या करा, 10% से इंक्रीज करा, हमने 10% से इसको इंक्रीज कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट है उसमें भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो भी 10% से क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये वाला जो रिटर्न है मैम क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल हो गया है। अब बच्चों इसको देखेंगे क्या कह रहा है, all the means of production are increased in a certain proportion, then production also increase by the same fixed proportion। सिंपल सा है, जितने में हम इनपुट में इंक्रीज करेंगे यानी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज करेंगे, उतना ही हमारा आउटपुट यानी कि हमारे प्रोडक्शन में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। सो सेम प्रोपोर्शन में होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। Thus, if the factor of production are increased by 10%, the output also increased by 10%। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से समझ लिया था वहां पे। आगे हम देखेंगे, similarly the proportion in which the factor of production are reduced, the production also decrease in the same proportion। हमने यहाँ पे सिर्फ बात की थी बच्चों क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, पर अगर हम रिड्यूस भी करेंगे, मान लेते हैं कि रिड्यूस करते हैं हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, सो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, उतने से ही रिड्यूस होगा। यानी अगर हम 10% से रिड्यूस करते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, सो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, 10% से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल है। अब बच्चों इसका जो है हम यहाँ पे जैसे हमने लेबर और कैपिटल का समझा था वैसे इसको भी समझ लेते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेबर और बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लेबर प्लस एक कैपिटल है। हम एक लेबर और एक कैपिटल का यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। 100 क्यों, क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्शन हो रहा है। अब बच्चों हमने इंक्रीज कर दिया, हमने 2 यहाँ पे लेबर का यूज किया है और 2 ही हमने कैपिटल का यूज किया है। ठीक है, ये एक है, ठीक है, यहाँ पे 2 ही कैपिटल का यूज किया, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हो गया, हमारा 100 यूनिट से इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे 200 हो गया। वैसे ही बच्चों तीसरा हम करेंगे, एक लेबर प्लस 2 कैपिटल का यूज करेंगे। अब जब हमने 3 लेबर और 3 कैपिटल का यूज किया, यानी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होना चाहिए, याद रखना, जितना हम लेबर में चेंज करेंगे उतना कैपिटल में भी चेंज होगा। तो हमारा यहाँ पे बच्चों कितने से इंक्रीज हो गया, 300 से। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम जैसे जैसे हम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं एक एक यूनिट से, सो हमारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 यूनिट से इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। आगे हम देखेंगे कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है, द रेशियो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन आर इंक्रीज इज लेस देन द रेशियो इन विच प्रोडक्शन इंक्रीज। यानी क्या होगा कि जितने से हम अपने इनपुट को इंक्रीज करेंगे हमारा आउटपुट भी क्या होगा, उससे कम का इंक्रीज होगा। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम कि जैसे मान लो कि हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट हो गया, हमारा इनपुट 10% से क्या हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है। सो हमारा जो आउटपुट है,
हमारा जो आउटपुट है वो कितने से इंक्रीज होगा, तो हमारा आउटपुट है वो 8 से ही इंक्रीज हो रहा है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमने तो 10% से इनपुट इंक्रीज किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज किया, पर हमारा आउटपुट सिर्फ 8% का ही हो रहा है इंक्रीज। सो ये वाला क्या हो गया बच्चों, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो गया, कि जितना हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं उससे कम का हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। दैट इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब बच्चों इसको समझेंगे। अच्छा, हमने प्रीवियस वाले का डायग्राम नहीं देखा था, एक बार फिर से उसका डायग्राम भी समझ लेंगे। सो बच्चों, द रेशियो विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन अ लेस देन द रेशियो एट विच प्रोडक्शन इंक्रीज। In other words, the progressively more and more quantities of resources will be required to achieve the सेम इंक्रीज इन आउटपुट। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमें बच्चों सेम आउटपुट देने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाने पड़ेंगे। यानी हमारी कॉस्ट ज्यादा हमें बियर करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी हमारा जो आउटपुट है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट है उसको पाने के लिए। तो ये क्या होगी बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होती है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होगी बच्चों, हाई कॉस्ट होगी। और इसकी वजह से यानी कि हमें एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाना पड़ेगा। सो ये क्या होगी, हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। अगर हम देखें तो OL पे क्या हो रहा है, सॉरी OX पे क्या है हमारा, OX पे है बच्चों हमारा, एक सेकेंड, OX जो कर्व बता रहा है बच्चों, यहाँ पे किसको बता रहा है, कैपिटल को बता रहा है। वही बच्चों OL जो कर्व है वो क्या बता रहा है, कैपिटल, यहाँ पे लेबर को बता रहा है, यहाँ पे किसको बता रहा है, लेबर को बता रहा है, लेबर को बता रहा है। तो OX हमारा कैपिटल को बता रहा है और OL हमारा बता रहा है बच्चों किसको, OY है, ये OY हमारा लेबर को बता रहा है। अब बच्चों लेबर और देखो यहाँ पे लेबर और कैपिटल में जितना हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा लेबर हो गया, यहाँ हो गया कैपिटल। सो पहला हमारा प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। अब बच्चों लेबर और कैपिटल में चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे लेबर और कैपिटल में हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बस इतना सा हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, हम जितना चेंज कर रहे हैं लेबर और कैपिटल में, पर हमारा प्रोडक्शन में उतना चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि उससे कम का चेंज हो रहा है। सो बच्चों ये वाला रिटर्न क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो गया। इससे पहले वाला जो हमारा डायग्राम था उसको भी समझ लेते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला। सो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जितना आप इंक्रीज इनपुट में करोगे उतना ही क्या होगा, आपके आउटपुट में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। सो बच्चों यहाँ पे जितने से हमने इंक्रीज किया, हमने 2 से इंक्रीज किया, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे 150 से क्या हो रहा है, 50 से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, हमारे कांस्टेंट रिटर्न में। सो यहाँ पे इक्वल ही क्या चलता रहेगा, इक्वल हमारा प्रोडक्शन चलता रहेगा। और इसमें बच्चों सेम कॉस्ट पे आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम कॉस्ट और सेम आउटपुट, सेम आउटपुट। सो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, हम कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट कर रहे थे, कांस्टेंट रिटर्न में हम सेम कॉस्ट पे सेम आउटपुट कर रहे थे, और डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या हो रहा था मैम, हाई कॉस्ट पे हम क्या कर रहे थे, सेम आउटपुट कर रहे थे। ठीक है, हाई कॉस्ट पे हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है, लेस आउटपुट। सो ये हो गए हमारे मैम कौन से, 3 हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्केल देखे, कौन कौन से, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। अब आप कहोगे कि मैम ये होता क्यों है, सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल ही क्यों नहीं होता। सो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, हमारे पास स्कैर्सिटी होती रहती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, चाहे सारे वेरिएबल हो, पर बच्चों अगर आप एक लिमिट से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं तो क्या होना लग जाता है, पहले इंक्रीज होगा, पहले हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, देन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और देन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो हम कहेंगे ये सब किसका पार्ट है बच्चों, रिटर्न टू स्केल का पार्ट है। अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं, हमने तीनों ही रिटर्न टू स्केल के जो हमारे टाइप्स थे वो समझे हैं, और अब हम बात करेंगे बच्चों, हमारा कंपैरिजन करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल के बीच में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको पता है कि किससे रिलेटेड है बच्चों, शॉर्ट रन से रिलेटेड है, और हमारा रिटर्न टू स्केल है, अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो किससे रिलेटेड है, हमारा लॉन्ग रन से रिलेटेड है, लॉन्ग रन से रिलेटेड है। ये तो बच्चों आपको पता है, और आपको पता भी होगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या क्या होता है।
अब बच्चों इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। सो हमारा कंपैरिजन क्या हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल में क्या देखेंगे, अगर दोनों में कंपैरिजन करें। सो बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कहाँ देखते हैं, शॉर्ट रन में देखते हैं। वहीं अगर हम रिटर्न टू स्केल को देखते हैं सो मैम इसको हम लॉन्ग रन में देखते हैं, लॉन्ग टाइम में देखते हैं। अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें, हमारे फैक्टर कौन कौन से वेरिएबल होंगे, सो मैम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा किससे रिलेटेड है, शॉर्ट रन से रिलेटेड है। सो हमारे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्या होंगे, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे वेरिएबल हो जाएंगे और कुछ फैक्टर यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओनली वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर्स आर केप्ट फिक्स्ड, यानी अगर हम दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं तो पहला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर लेबर और कैपिटल का भी यूज कर रहे हैं सो लेबर यहाँ पे वेरिएबल होगा और कैपिटल क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं मैम रिटर्न टू स्केल की तो लॉन्ग रन से रिलेटेड है मैम, और जो लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है तो सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, सारे की वेरिएबल हो जाएंगे। ऑल फैक्टर आर अज्यूम टू बी वेरिएबल। सो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने टाइम पीरियड के बेसिस पे देख लिया, हमने वेरिएबिलिटी ऑफ फैक्टर के बेसिस पे भी देख लिया। अब बात करते हैं मैम फैक्टर प्रोपोर्शन के बारे में। सो फैक्टर प्रोपोर्शन क्या होता है, इज वेरिएट, यानी कि यहाँ पे जो हमारे जो प्रोपोर्शन है फैक्टर्स का उसमें वेरिएशन होता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर प्रोपोर्शन इज कांस्टेंट, स्केल इज ऑपरेशन इज अल्टर्ड, यानी कि क्या होगा इसमें सारे हमारे जो वेरिएबल्स हैं, सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे मैम, यहाँ पे एक साथ ही क्या होंगे मैम, बढ़ेंगे और एक साथ ही क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक लेबर और एक कैपिटल है सो हम अगर चेंज करेंगे तो दोनों में एक साथ चेंज करेंगे, यानी अगर हम 2 लेबर ले रहे हैं तो हमें 2 ही कैपिटल यहाँ पे लेनी पड़ेगी, एक साथ ही हमें दोनों में चेंज करना पड़ेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें सो मैम यहाँ पे एक फैक्टर तो हमारा क्या होगा, कैपिटल तो हमारा यहाँ पे फिक्स होता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज किस में होगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में। सो मान लो कि यहाँ पे हमने एक कैपिटल और एक लेबर लिया, और दूसरा अगर हम प्रोपोर्शन लेंगे तो क्या लेंगे, एक कैपिटल और क्या ले लेंगे, 2 लेबर ले लेंगे। सो मैम क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे फैक्टर के प्रोपोर्शन क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, यानी उसमें चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जो फैक्टर जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक साथ ही उनमें चेंजेस होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा टाइम पीरियड, वेरिएबिलिटी ऑफ फैक्टर और फैक्टर प्रोपोर्शन के बेसिस पे। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब इन तीनों का जो स्टेजेस होते हैं या फेज होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सो अगर हम बात करें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, तीनों के ही फेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के ही देखे हमने। सो अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें सो इसके फर्स्ट फेज में क्या होता है, अगर हम जो हमारे फैक्टर है उनके प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रिटर्न से, देन इंक्रीज होगा हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न से। सो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट फेज होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, उसमें क्या होगा कि अगर हम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं, फैक्टर के प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न भी क्या होगा मैम, इंक्रीज होगा। क्यों होता है वो, इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज है, यानी हमने उनको पूरी तरह से अभी यूटिलाइज नहीं किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न देते हैं। वहीं अगर हम लॉ ऑफ रिटर्न की बात करें मैम, रिटर्न टू स्केल की, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करें सो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हम अपने पोर्शन में चेंजेस कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी जो रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। सो ये क्यों होता है, ये होता है बच्चों इकोनॉमिक स्केल के कारण, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगला जो फेज है बच्चों, फेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ड्यू टू नॉन ऑपरेशनल फैक्टर प्रोपोर्शन और इनपरफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर। अब बच्चों जो दूसरी स्टेज है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज है, जो क्या कहती है कि आप जो फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन है उसमें चेंज कर रहे हो, और जितना चेंज कर रहे हो आपका जो रिटर्न है बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, यानी इंक्रीज तो हो रहा है पर क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो वो किस कारण से होता है,
जो हमारे फैक्टर ऑफ पोर्शन है बच्चों क्या है, उनका हम सही तरह से ऑप्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉन ऑप्टिमल फैक्टर प्रोपोर्शन, ठीक है। और क्यों होता है, जो परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होती है फैक्टर की, या फिर हम कहें इनपरफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर, इनकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। वही रिटर्न टू स्केल की बात करें, सो मैम यहाँ पे इंक्रीज रिटर्न ऑफ स्केल ड्यू टू डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और ये किस लिए होता है बच्चों, जो डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल है उसकी वजह से होता है। अगला हम देखेंगे बच्चों फेज 3 यानी नेगेटिव रिटर्न वाला जो हमारा है, जिसमें हमारा जो मार्जिनल रिटर्न है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो हम कहेंगे ये जो रिटर्न स्केल है, ये जो हमारा नेगेटिव रिटर्न है बच्चों, व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड मोर एंड मोर इन रिलेशन टू फिक्स्ड फैक्टर। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोर और मोर यूज़ करने से क्या होगा, और हमारे फिक्स फैक्टर फिक्स है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वो इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वही रिटर्न टू स्केल में हम क्या देखते हैं, constant return to scale when economics stop to operate yet the diseconomics have not set in। और ये क्यों होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक ऑफ स्केल है उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया, कंपैरिजन कर लिया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, और आई होप सो कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स। डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स कब होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। दूसरा कह रहा है व्हेन यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट एंड द मैनेजर प्रोडक्ट फॉल्स। थर्ड कह रहा है व्हेन द साइज ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज इन द लॉन्ग रन when the quantity of the fixed input is increased and a return to the variable input falls। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है बच्चों। सो इसमें से हम देखेंगे कि हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न कब अकर होता है, अभी हमने देखा था। सो हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न कब अकर होगा, जब हमारे जो हमारे पोर्शन है बच्चों, अगर हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, पर हमारा यहाँ पे इंक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो होगा। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा व्हेन यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड इनपुट एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट एडेड टू द फिक्स्ड इनपुट एंड मार्जिन प्रोडक्ट फॉल्स when the unit of variable input is added to the fixed input and the marginal product is false। so B is a right answer, हमारा B is a right answer है, ठीक है। क्या होगा, हमारा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोपोर्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पर हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, फॉल्स होना शुरू हो जाता है, और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर डिक्रीजिंग रेट से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। अगला क्वेश्चन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न फॉर द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज एग्जिबिट बाय द टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो हमारे यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सो यहाँ पे बच्चों डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, सो हमारा फर्स्ट बता रहा है 50 से चेंज हुआ, 50 से चेंज हुआ, 50 से चेंज हुआ। सेकंड बता रहा है 50 से 110 चेंज हो गया, 110 से 180 हो गया, और 180 से 160 हो गया। इसमें तो बच्चों क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट रिटर्न है, कॉन्स्टेंट रिटर्न है। अगला है बच्चों, अगला क्या है, अगला हमारा कांस्टेंट रिटर्न नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, क्योंकि यहाँ 50 के बाद 110 में चेंज हुआ, यानी 60 से चेंज हो गया, 110 के बाद 180 से चेंज हुआ, यानी कि इससे ज्यादा चेंज हो गया, यानी 70 से चेंज हो गया। सो हम कहेंगे ये वाला कौन सा रिटर्न है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है। अगला है बच्चों यहाँ पे क्या, 50 से 100 हो गया, 100 से 150 और 150 से 200, यानी ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 50 से 90 हो गया, 90 से 120 हो गया, और 120 से 140, यानी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है
यहाँ पे जो चेंज हो रहा है बच्चों, किससे चेंज हो रहा है, ये डिमिनिशिंग है, यानी जो चेंज हो रहा है उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, कमी आ रही है। सो हम कहेंगे ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन एंड एज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय द ग्रेटर प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड बच्चों प्रोडक्शन इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन एज द रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज बाय द ग्रेट प्रोपोर्शन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किस में देखते हैं, हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा लॉ है, हमारा यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों, रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ स्केल, किससे रिलेटेड है, लॉन्ग रन से, लॉन्ग रन से रिलेटेड है। सो हमारे यहाँ पे बच्चों हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। आई होप सो कि आज आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है, उसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं और वो क्यों होता है। उसके अलावा हमने कंपैरिजन कर लिया बच्चों वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल के बारे में, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।